देखिए अपन शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बातें कर रहे थे, उसमें 3 तथ्य अपन ने जान लिए थे। उसके बाद अपन फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है उसकी अपन और चर्चा कर रहे हैं, चौथा तथ्य क्या है। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो अपनी एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चंस है उसको जो है सोल्व करने में अपनी क्या हेल्प करेगा। देखिए नंबर 4 में ये बता रहा हूं कि किसी होज पाइप से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, जिस उस पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और वो द्रव यानी उसको अपन पानी कह दें, वो पानी किसी दीवार के ऊपर लंबवत क्या है, आपतित है। इस तरह का एक क्वेश्चन पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 था, उसमें था कि दीवार पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, ये उसके अंदर पूछा जा रहा था। तो यहां पर उस बल का मान याद कीजिए, F इजिकल टू मेरे पास आया था AV² इंटू रो। रो यहां पर क्या था, उस द्रव का या यूं कह सकते हैं उस जल का क्या था, घनत्व था। इस रूप में अपने पास वहां एक फॉर्मूला आ गया था। अब देखिएगा उस कॉन्सेप्ट को और लिख देते हैं, नंबर 4 जो कॉन्सेप्ट जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। यदि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के होज पाइप, यदि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के होज पाइप से द्रव, यानी कि वो द्रव क्या है, पानी है। होज पाइप से द्रव या कैसे अपन पानी स्मॉल वी वेग से बाहर आ रहा हो, स्मॉल वी वेग से बाहर आ रहा हो, स्मॉल विवेक से बाहर आ रहा हो तथा किसी दीवार से लंबवत टकराता हो, लंबवत टकराता हो, तथा किसी दीवार से कैसा, लंबवत टकराता हो, एवं दीवार के अनुदिश फिसलकर टकराता हो, एवं दीवार के अनुदेश फिसलकर, यानी कि स्लाइडिंग यूं कह सकते हैं, एवं दीवार के अनुदेश फिसलकर, एवं दीवार के अनुदेश फिसलकर स्लाइड्स होता हो, फिसलकर यानी कि स्लाइड्स, एवं दीवार के अनुदिश फिसलकर या यूं कह सकते हैं स्लाइड्स हो तो द्रव द्वारा या कह सकते हैं पानी द्वारा, हो तो द्रव, या आप इसे कह दीजिए पानी, हो तो द्रव या इसे अपन क्या कह सकते हैं, पानी। द्रव यानी कि पानी द्वारा दीवार पर आरोपित बल, F इजिकल टू AV² रो होता है। ध्यान रखना भाई, ये अपन फॉर्मूला पिछले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था, वहां अपन ने ये बनाया था।
पर आरोपित बल F इजिकल टू ए वी स्क्वायर रो होता है, जहां रो द्रव का घनत्व है। जहां रो क्या है भैया अपने पास, यहां पर द्रव का घनत्व दिया हुआ है। ये अपने पास बल का क्या आया था, फॉर्मूला आया था। दीवार पर आरोपित बल F इजिकल टू ए वी स्क्वायर रो होता है। इसलिए द्रव या पानी की शक्ति अगर निकाली जाए, इसलिए द्रव या पानी की शक्ति अगर पूछें तो P इजिकल टू एफ वी से, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, F की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए वी स्क्वायर रो और यह है V, तो ये लो भाई P इजिकल टू ए वी का क्यूब हो जाएगा और ये रो, ये शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, जो कि एक सूत्र बन चुका है अपने आप में, जिसका कि क्वेश्चंस भी अपन एनसीईआरटी बुक का अनसोल्व जो क्वेश्चन है उसको अपन इसकी सहायता से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिएगा, ये तो उस स्थिति में आया जबकि दीवार पर पानी गिर करके स्लाइड्स नीचे हो गया, यानी वापस रिटर्न नहीं आया है। अगर ये रिटर्न आ जाए, यदि पानी दीवार से टकराने के बाद उसी वेग से परावर्तित होता हो, तब बल क्या होगा, देखो यदि द्रव या अपन उसे क्या कह रहे हैं, पानी दीवार से टकराने के बाद उसी वेग से परावर्तित होता है, तो यदि द्रव यानी कि पानी दीवार से टकराकर, यदि द्रव दीवार से टकराकर उसी वेग से परावर्तित होता है, दीवार से टकराकर उसी वेग से परावर्तित होता है, तो अगर उसी वेग से अगर वो परावर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में F इजिकल टू होता है 2 ए वी स्क्वायर रो, तो F इजिकल टू 2 ए वी स्क्वायर रो, तथा P इजिकल टू पावर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 ए वी का क्यूब रो होता है, तो F इजिकल टू 2 ए वी स्क्वायर रो तथा P इजिकल टू 2 ए वी क्यूब रो होता है। ये लो है, अपने पास बल का भी फॉर्मूला आ गया है, किसका फॉर्मूला आ गया है, शक्ति का भी आ गया है। यहां अपन ने ये कॉन्सेप्ट इसके लिख लिए, और भी कॉन्सेप्ट अपन इसके और शामिल कर सकते हैं, जैसे कि घर्षण बल है तो F इजिकल टू म्यू एम जी के रूप में फॉर्मूला आ जाएगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिनकी अपन अब जैसे जैसे सवाल सोल्व करेंगे वहां वो ऐसे कैसे काम आते जाएंगे। यहां अपन ने कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, इसको आप एक बार नोट कर ले। यहां मैं डायरेक्ट इसे यूज करूंगा जब मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा, ध्यान रखना, ताकि ये फॉर्मूला आपको पता रहे कैसे ये आया था। ये अपन निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर में, एक जो न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व किया था 5वें चैप्टर का एक अनसोल्व क्वेश्चन, वहां उसमें क्वेश्चन जो था वहां मैंने इस फॉर्मूले को बनाया था F इजिकल टू ए वी स्क्वायर रो वाले को। अब अपन बात करेंगे शक्ति के मात्रकों की। देखो शक्ति का मात्रक इसके फॉर्मूले से देखें तो जूल प्रति सेकंड आता है, यानी जूल बटे सेकंड आ रहा है, और इसी को कहा जाता है वाट। और व्यावहारिक इसका जो मात्रक है, या यूं कह सकते हैं व्यावहारिक मात्रक जो है इसका वो है अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। देखिए भी, अब अपन बात करेंगे शक्ति के मात्रक। ये तो तथ्य थे, शक्ति के मात्रक। देखो भाई, शक्ति का मात्रक क्या होता है, अगर मैं इसका कह दूं कि जूल प्रति सेकंड होता है, और इस जूल प्रति सेकंड को ही कहा जाता है वाट, यानी 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या हो गया है, 1 वाट हो गया।
अर्थात 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य होता है तो शक्ति क्या कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। एक मात्रक अपन देखो, ये तो अपन ने मात्रक ले लिया है कि ये वाट है, ये लो भाई, जूल प्रति सेकंड को अपन क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। अगर मैं इसके व्यावसायिक मात्रा की बात करूं, पहले 1 वाट की बात और कर लें अपन। 1 वाट का मतलब क्या है? यानी 1 वाट का मतलब तो अपन जान गए कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य होता है तो उसे अपन क्या कह रहे हैं? 1 वाट कह रहे हैं। लेकिन इसका मान अपन एफपीएस में और देखें तो देखो 1 वाट इज इक्वल टू, ये होता है 0.738। 0.738 इसे मैं फुट के रूप में भी ले सकता हूं भाई, फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड। ये लो 1 वाट का ये भी मान होता है, ये भी आपको याद रखना है भाई। 1 वाट इज इक्वल टू 0.738 फुट पाउंड पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है? वाट की। अगर मैं शक्ति के व्यावसायिक मात्रक की बात करूं तो देखिएगा, शक्ति का व्यावसायिक जो मात्रक है वो होता है अश्वशक्ति, यानी कि हॉर्स पावर। अश्वशक्ति। अब इसकी वैल्यू कितनी है वो देखिएगा। 1 हॉर्स पावर, मशीन वगैरह लिखा रहता है इतने हॉर्स पावर की मशीन है, तो इस शक्ति का यही मात्रक काम में ले रहे हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ये आपको याद रखना है। और अगर इसे मैं फुट पाउंड के फॉर्म में लिखूं तो ये होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। लो, इसे भी आप याद रखें भाई। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट बराबर 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। यानी एफपीएस मात्रक, एसआई मात्रक, सबको अपन ने इसमें क्या कर दिया है? शामिल कर दिया। यहां अपन ने इसके मात्रक की चर्चाएं कर ली। अब अपन अपनी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 6.11 है उस एग्जाम्पल को और सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अपन संघटक यानी कि टक्कर के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है और क्या उस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज दी गई है, क्या अपन को इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, वो अपन इस क्वेश्चन के अंतर्गत अब देखेंगे। देखिएगा भैया, अब अपन सोल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6.11। एग्जाम्पल नंबर 6.11 यानी कि एनसीईआरटी बुक के 6ठे चैप्टर का 11वां एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं अपन। क्या एग्जाम्पल है वो देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान से तात्पर्य है लिफ्ट प्लस यात्रियों का भार। कुल द्रव्यमान लिफ्ट प्लस यात्री। कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान यानी कि लिफ्ट प्लस यात्री सहित 1800 किलोग्राम है। कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है। किसी लिफ्ट का द्रव्यमान अपन को दिया गया है भाई यात्रियों सहित 1800 किलोग्राम, 1800 क्या है? किलोग्राम है। ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की, ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की अचर चाल, ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की अचर चाल से गतिमान है कि अचर चाल से क्या है? वो गतिमान है। 4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है।
4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। देखिए क्या कहा है, कोई लिफ्ट जिसका द्रव्यमान दे रखा है और 2 मीटर प्रति सेकंड की अचर चाल से गतिमान है, 4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का क्या कर रहा है, विरोध करता है। लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट और अश्व शक्ति में ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त, जिस मोटर से लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त, लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन, न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट और अश्व शक्ति में कीजिए। आकलन वाट व अश्व शक्ति अश्व शक्ति में कीजिए। देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या अपन को क्वेश्चन में दिया गया है भाई। सबसे पहले अपन देखें कुल द्रव्यमान m, ये दिया है 1800 किलोग्राम, घर्षण बल F 4000 न्यूटन और इसका वेग दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। P क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, पावर आपको कैलकुलेट करनी है, यानी शक्ति अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। P इज इक्वल टू एफ, फॉर्मूला काम में ले लीजिए। आप देखिएगा भाई, P इज इक्वल टू एफ वी से, बल की दिशा में ही वेग है। अब F कितना होगा भाई, अब F को और कीजिएगा, एक तो लिफ्ट का भार हो जाएगा mg, ये भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, दूसरा घर्षण बल, ये भी गति के विरुद्ध है, ये भी गति के विरुद्ध है, कुल बल ये हो गया और वेग ये भी है, ये लो। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लीजिए। m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1800, g कितना लेंगे 10, f कितना है 4000, v कितना है 2, ये लीजिए भाई। अब अपन इसे सोल्व करते हैं। 1800 इंटू 10, ये तो हो गए हैं 18000 प्लस 4000 इंटू 2, 18000 प्लस 4000, 18 4 22, 22000 इंटू 2 यानी कि 44000 वाट। इतनी शक्ति वाट के अंदर उसे क्या की जा रही है, प्रदान की जा रही है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इसी को किस में, हॉर्स पावर में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 746 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट बताए थे मैंने। तो 44000 बटे 746, अगर आप 746 से 44000 को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये आएंगे 59 वाट, सॉरी 59 हॉर्स पावर अश्व शक्ति, यानी इतनी हॉर्स पावर है उस मोटर से, इतनी शक्ति इसको क्या कर दी गई है, प्रदान कर दी गई है। ये अपने पास हॉर्स पावर आ गई है। यहां पर वैल्यू किस में आई थी, वाट में, और ये किस में अब चेंज हो गया, 746 का भाग देते ही अश्व शक्ति, क्योंकि एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। यहां अपन ने शक्ति को कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक पूरे हो गए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास बचा हुआ है, वो है संघटन या टक्कर। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करें, ये एग्जाम्पल 6.11 अपन ने सोल्व कर लिया है। अब टक्कर के बाद फिर अपन अनसोल्व क्वेश्चनों की इसकी क्या करेंगे, बातें करेंगे। अपन शक्ति वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके थे, उस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे, जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, सोल्ड एग्जाम्पल अपनी बुक का, वो भी अपन ने सोल्व कर लिया था। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास बचा हुआ है वो है संघटन यानी कि टक्कर। वो क्या है उसके बारे में अपन बातें करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, इसमें
संघटट, या आप इसे कह दीजिए टक्कर, यानी कि कोलिजन। संघटट, टक्कर, या अपन इसे क्या कहते हैं, कोलिजन। देखो कोलिजन या टक्कर है क्या, एक ऐसी अन्योन्य क्रिया होती है जिसमें अन्योन्य बलों के अंतर्गत पिंड या कणों के वेग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। पिंड या कणों के वेग बदलने का मतलब है उनके संवेग में भी क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। यानी ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें पिंडों के वेग या संवेग में क्या आता है, परिवर्तन आता है, वही क्रिया क्या है, टक्कर है। अब टक्कर या संघटन जो होती है, इसमें अपन और बातें करें कि इसके अंदर संवेग संरक्षण नियम की पालना होती है। इसमें भाग लेने वाले कण या पिंड जो होते हैं उनका तो वेग बदल जाता है, यानी उनका संवेग भी बदल जाता है, लेकिन पूरे निकाय का संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी टक्कर में संवेग संरक्षण नियम की क्या होती है, पालना। संवेग से तात्पर्य अपना यहां पर है रेखीय संवेग। जब भी केवल संवेग कहा जाए मतलब होगा वो रेखीय संवेग। फिर देखिएगा, टक्कर के अंदर आवश्यक नहीं है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करे। जैसे कि मूल कणों के मध्य होने वाली जो टक्कर है, जैसे कि अल्फा कण प्रकीर्णन, वो भी एक प्रकार की टक्कर है, लेकिन उसमें नाभिक और अल्फा कण का कहीं कोई एक दूसरे को स्पर्श नहीं हो रहा है। हाँ, सामान्य टक्करों में एक दूसरे स्पर्श होती है, जैसे बल्ले से गेंद का टकराना, ये एक सामान्य टक्कर है। टक्कर में अगर संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो तो इस प्रकार की टक्कर को कहा जाता है प्रत्यास्थ टक्कर। और अगर केवल संवेग संरक्षित हो, गतिज ऊर्जा संरक्षित ना हो, तो ऐसी टक्कर कहलाती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो अब अपन पहले इन परिभाषाओं को, इन पॉइंटों को अपन नोट कर लें कि संघटन यानी कि कोलिजन या टक्कर है क्या। तो देखिए क्या परिभाषा लिख दूंगा मैं इसकी, ऐसी अन्योन्य क्रिया अन्योन्य क्रिया जिसमें अन्योन्य बलों के कारण, ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें अन्योन्य बलों के कारण, ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें अन्योन्य बलों के कारण कणों के वेग एवं संवेग बदल जाते हैं। अन्योन्य बलों के कारण कणों के वेग एवं संवेग बदल जाते हैं। ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें अन्योन्य बलों के कारण कणों के वेग एवं संवेग बदल जाते हैं टक्कर कहलाती है। ये लो, ये अपन ने टक्कर की यहां पर ये डेफिनेशन तो इसकी दे दी है, सिंपल डेफिनेशन थी। ध्यान रहे टक्कर की क्रिया में भाग लेने वाले कणों से मिलकर बने, टक्कर की क्रिया में भाग लेने वाले कणों से मिलकर बने, टक्कर की क्रिया में भाग लेने वाले कणों से मिलकर बने निकाय का कुल संवेग, मिलकर बने निकाय का कुल संवेग, टक्कर की क्रिया में भाग लेने वाले कणों से मिलकर बने निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का कुल संवेग
कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि कणों का संवेग बदलता है। जबकि कणों का संवेग बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि टक्कर के अंदर कण का तो संवेग बदल गया, लेकिन उस कण से मिलकर बने निकाय का संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अब देखिएगा, टक्कर में मैंने ये भी बताया था कि टक्कर में दो पिंडों का परस्पर संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। टक्कर में दो पिंडों का या कण भी कह सकते हैं, टक्कर में दो कणों का परस्पर, टक्कर में दो कणों का परस्पर संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। जैसे कौन सी ऐसी घटना है जिसमें कि वो संपर्क में नहीं आते हैं? तो इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन। जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन, इस घटना में आप देखते हैं कि देखो इस तरह से, जैसे ये परमाणुीय नाभिक है और ये पूरा एक परमाणु है। अल्फा कण यूं इस तरह से यूं मूव करते हुए अगर अल्फा कण चले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो घटना है, ये जो अन्योन्य क्रिया है, ये भी क्या है? टक्कर है। लेकिन इसमें कहीं पर भी नाभिक और अल्फा कण परस्पर संपर्क में नहीं आ रहे हैं। टक्कर में दो कणों का परस्पर संपर्क में आना आवश्यक नहीं है, जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन। और देखो संपर्क में आती हैं जनरली, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहां संपर्क में नहीं आते, यानी कि संपर्क में आना ये अति आवश्यक नहीं है। अब देखो ये भी अपन लिख दें, ये तो अपन ने जान लिया कि टक्कर के अंदर रेखीय संवेग संरक्षण नियम की क्या होती है? पालना। अगर रेखीय संवेग संरक्षण के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो तो ऐसी टक्कर क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ टक्कर। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ, यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ इसे इस तरह से लिखें, यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी, यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो, यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी क्या हो? संरक्षित हो, तो इसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। एवं केवल संवेग संरक्षित हो
तो इसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। एवं केवल संवेग संरक्षित हो, गतिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा नहीं, तो इसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। देखो भाई क्या कहा, यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो तो इसे अपन प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। एवं केवल संवेग संरक्षित हो, गतिज ऊर्जा नहीं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। यानी कि अपन ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर के दो प्रकार हो गए मेरे पास, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। अब देखिए, जो अगर अपन बात करें हैं प्रत्यास्थ टक्कर की, तो मूल कणों के मध्य जो टक्कर होती है, मौलिक कणों के बीच होने वाली जो टक्कर होती है, जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन या परमाणुीय कणों, मौलिक कणों के मध्य होने वाली जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर है। जबकि दैनिक जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं टक्कर के रूप में, वो सारी की सारी अप्रत्यास्थ टक्कर का एग्जाम्पल होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मौलिक कणों के बीच होने वाली टक्कर, मौलिक कणों के बीच होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। मौलिक कणों के बीच होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है। जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन, जो कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन, मौलिक कणों के बीच होने वाली टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन। फिर अपन नेक्स्ट लिखें कि दैनिक जीवन में होने वाले प्रत्येक टक्कर कैसी है, अप्रत्यास्थ टक्कर। दैनिक जीवन में होने वाली प्रत्येक टक्कर, दैनिक जीवन में होने वाली प्रत्येक टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर है। जैसे अपन इसका सिंपल सा एक एग्जांपल ले दें कि बैट और बॉल वाला एग्जांपल है, गेंद और बल्ले के बीच की टक्कर। जैसे गेंद व बल्ले के बीच टक्कर। तो देखो अपन ने क्या जाना कि सबसे पहले तो अपन ये जाना कि टक्कर है क्या, कि ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें अन्योन्य बलों के कारण कणों के वेग एवं संवेग क्या होते हैं, बदल जाते हैं, टक्कर कहलाती है। टक्कर की क्रिया में भाग लेने वाले कणों से मिलकर बने निकाय का कुल संवेग सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, जबकि कणों का संवेग क्या होता है, उसके अंतर्गत बदलता है। टक्कर में दो कणों का परस्पर संपर्क में आना आवश्यक नहीं है, जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन एग्जाम्पल ले दिया अपन ने। यदि टक्कर में संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो तो इसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। एवं केवल संवेग संरक्षित हो, गतिज ऊर्जा नहीं, तो इसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। मौलिक कणों के बीच होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जैसे अल्फा कण प्रकीर्णन, जबकि दैनिक जीवन में होने वाली प्रत्येक टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर है, जैसे गेंद व बल्ले के बीच में टक्कर। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन, वो है टक्कर के प्रकार। एक विमीय, यही कह सकते हैं प्रत्यास्थ, ये सीधी रेखा में होने वाली टक्कर, और यूं अपन कह सकते हैं तिर्यक टक्कर। उसके बारे में और पढ़ के फिर अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनकी अपन चर्चाएं करेंगे।